बीएसएफ ने पंजाब के तरनतारन में हिंद पाक सरहद पर 5 दरअंदाजों को मार गिराया। जराये के मुताबिक 103 बटालियन के फौजियों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कुछ मुश्तबा हरकत देखी। फौजियों ने इन लोगों को खुद सुपुर्दगी करने को कहा, लेकिन जवाब में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। बीएसएफ के जवानों ने अपने दिफा में फायरिंग की, जिसमें दरअंदाज ढेर हो गए। उनके कब्जे से एक AK-47, एक पिस्तौल और दीगर असलहे बरामद किए गए हैं। बीएसएफ की सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में गुज़श्ता रात हुए तसादुम में एक मुश्तबा दहशतगर्द पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक इस मुश्तबा का नाम अबू यूसुफ है और उसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट से है। उसके पास से 2 IED और एक पिस्तौल बरामद हुआ है। इतलात के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इतला मिली थी कि धौला कुआं के पास एक दहशतगर्द दिल्ली में दहशत फैलाने के इरादे से घूम रहा है। इतला की बुनियाद पर पुलिस की टीम ने धौला कुआं के पास मुश्तबा को पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से चली फायरिंग के बाद दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने दहशतगर्द से पूछताछ के बाद दिल्ली और यूपी के कुछ मकामात पर छापेमारी करना शुरू कर दिया। दफ्तर के बाहर यूपी ATS की टीम भी पहुंची है और देखिए ये यूपी ATS की जो टीम है यहां पहुंचने के बाद अब आगे की जानकारी लगी। यूपी ATS की टीम यहां पे पहुंची थी और यहां पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑपरेशन किया, उसके बाद यहां पर टीम आने के बाद यहां पर आगे की तफ्तीश के लिए आई है। अधिकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर में अंदर गए। ये अंदर आप देख सकते हैं जो अंदर ये स्पेशल सेल का दफ्तर है। जिस तरह से अब्दुल यूसुफ की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद इस मामले में जो जानकारी मिली कि वो बलरामपुर का रहने वाला है, तो उसके बाद तत्काल मौके पर जो ATS की टीम यहाँ पर पहुँच करके तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए यहाँ पे पहुंची। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली थी कि वो अब्दुल यूसुफ जो है वो मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है, तो किस तरह से उसके आतंकी गठजोड़ हैं, किस तरह से उसके स्लीपर सेल हैं, इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश किया जा रहा है और कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में कई और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। स्पेशल सेल की टीम 6 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है और जिस तरह से उसके पास से ID बॉम्ब बरामद हुआ, ID किस तरह से मुहैया कराया गया, किस तरह से राजधानी दिल्ली तक पहुंचाया गया, इस मामले में विस्तार से अब्दुल यूसुफ से पूछताछ की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI की जांच पूरी तेजी से जारी है। CBI की टीम सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है। उधर CBI के 2 तफ्तीशकार बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सिलसिले में ये टीम मुंबई पुलिस से सवाल जवाब कर रही है। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त दर्ज नहीं है। एजेंसी के तफ्तीशकारों को शक है कि पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं किया गया है। दूसरे डॉक्टरों की राय नहीं ली गई है। बिहार असेंबली इंतखाबात को देखते हुए अपोजिशन पार्टी के मुस्लिम लीडरों ने बरसर इक़्तिदार पार्टी को अक़लियतों के मामले पर कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। RJD लीडर आरिफ हुसैन के मुताबिक मौजूदा हुकूमत मुसलमानों के वोट पर सियासत कर रही है, लेकिन उर्दू इदारों के साथ ही अक़लियती फलाह के मामले में हुकूमत का रवैया अफसोसनाक रहा है। आरिफ हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार उर्दू नवाजी का दम भर रहे हैं, जबकि उर्दू एकेडमी और मशावरती कमेटी तक को तश्कील करने में नाकाम रहे हैं। हालत यह है कि आधे स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं हैं और गुज़श्ता 15 सालों की हुकूमत में आलिम और फाजिल के मदरसों में एक भी पोस्ट मंजूर नहीं किया गया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, NDA की नीतीश हुकूमत लगातार अल्पसंख्यकों के विकास का ढंढोरा पीट रही है। सच्चाई यह है कि अल्पसंख्यकों के विकास में नीतीश कुमार जी की जो उपलब्धि है वो ये है कि बिहार के तमाम स्कूलों में 50% से अधिक उर्दू शिक्षकों का पद रिक्त है। बिहार के कॉलेजों में उर्दू शिक्षक नहीं है। मदरसा बोर्ड में लाकानूनियत एक्ट का विरोध ने मदरसा को इस हाल पे छोड़ दिया है कि अब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाए। ये यूनाइटेड वाले कहते हैं कि हम आबादी के लिहाज से चुनाव में मुसलमानों को टिकट देंगे। पिछली चुनाव में मात्र 6 टिकट दिए थे। इनका ये जो ढंढोरा है बेहद अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत और मजाक का सब्जेक्ट। तेलंगाना पावर प्लांट में हुए हादसे में 9 अफराद हलाक हुए, जिसमें हैदराबाद की उज़मा फातिमा भी थी। उज़मा फातिमा के घर आज MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी गए और अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया।
सीसीटीवी की बुनियाद पर बताया जा रहा है कि उस्मा फातिमा टनल से बाहर निकल गई थी, लेकिन दूसरे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने और बचाने के लिए दोबारा अंदर गई और कई अफराद की जान बचाई। लेकिन 9 अफराद टनल से बाहर निकल पाने में कामयाब नहीं हुए, जिसमें एक उस्मा भी थी। उस्मा की इस बहादुरी की सराहना की जा रही है और हुकूमत से खुसूसी मुआवजे की बात की जा रही है। बड़ी गम की बात है कि कल जो श्रीशैलम पावर प्लांट में हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की जानें चले गए, एक डिविजनल इंजीनियर भी थे। उस्मा फातिमा एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी। उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब ने मुझे ये भी बताया, माँ तो बाहर निकल चुकी थी एक टनल से, मगर वो दोबारा वापस आई क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम था कि किस टनल से उनको निकलना है। तो ये एक बड़ी बहादुरी का काम है कि उस्मा फातिमा ने वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनकी जान को बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए वो वापस आए। उस सीसीटीवी कैमरे में ये दिख रहा है साफ तौर से कि उस्मा फातिमा दोबारा वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें से बाज़ लोग निकल गए, मगर अफसोस कि हमने अपनी बेटी को खो दिया और उस्मा फातिमा की जान दूसरों को बचाने में चली गई। हम हुकूमत तेलंगाना से, ख़ास तौर से चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हादसा हुआ उसकी पूरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए और ताकि आइंदा इस तरह का हादसा ना हो। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं, और उस्मा फातिमा के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्स-ग्रेशिया का ऐलान किया और उस्मा फातिमा की जो तनख्वाह थी वो ज़िंदगी भर उसका पेंशन उनके अफराद ख़ानदान को मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ जो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है उनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को दिया जाएगा। अब मैं मुतालबा करता हूँ जनाब प्रभाकर साहब तेलंगाना जेनको के चेयरमैन से कि जल्द से जल्द ये जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उसको रोबे अमल में लाएँ। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जनाब अब्दुल हक साहब को, उनके तमाम अफराद ख़ानदान को अल्लाह उनको सब्र दे। मौलाना कल्ब जवाद ने यूपी के वज़ीर आला से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मीटिंग में अज़ादारी के ताल्लुक से 20 लोगों की इजाज़त की बात हुई थी, लेकिन अब 5-6 अफराद की इजाज़त दी गई है। पहले भी कई मरतबा हम लोगों की गुफ्तगू होती रही, दिल्ली भी हम गए उस सिलसिले में, यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब से, योगी साहब से भी मिले। कल जो थी वो लास्ट मीटिंग थी और उसमें और भी उलमा शरीक हुए थे और उसमें ये बात हुई थी कि भाई कि हमारे जो इमाम बाड़े हैं उनमें कम से कम 20 लोगों की इजाज़त हो कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है वो हम उसकी जो मजलिसें करें। तो लेकिन जब हमको ऑर्डर मिला तो ऑर्डर में बजाय 20 के 5 आदमियों का था कि 5 आदमियों के साथ जो है वो मजलिस की जाएगी। जरा बड़ा मुश्किल है, 5 आदमी तो वहाँ पर जो काम करने वाले होते हैं वो भी 5 से ज़्यादा होते हैं इमाम बाड़े में, और हमें जो है वो बिल्कुल ही नकार दिया गया है। और बहुत ही मामूली 5 आदमियों में इजाज़त, ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी आबादी है उसमें कैसे हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि पूरे यूपी में हंगामा मचा हुआ है, पूरे यूपी में। वहाँ से हमारे से क्या तस्वीरें भेजी जा रही हैं व्हाट्सएप के ऊपर, हमें पैगाम आ रहे हैं कि ना घर में रखने की इजाज़त है और ना 5 आदमियों से, वहाँ तो 5 आदमियों से भी इजाज़त नहीं मिली है पूरे यूपी में, गांव देहातों में। उसी तरह से जो इमाम बाड़ों के ऊपर और धार्मिक प्लेसेस पर जो काले झंडे हम लोग लगाते हैं शौक के लिए, उसको भी पुलिस उतार रही है, और जो घर पर काले झंडे लगे उसको भी उतार रही। किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं, अपने घर पर किसी ने लगाया या किसी इमाम बाड़े के ऊपर लगाया तो उसको पुलिस ज़बरदस्ती उसको उतार देती है। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत ये घोर नाइंसाफ़ी इसको हम कह सकते हैं। मौलाना कल्ब जवाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया से खिताब में वो मुहर्रम और अज़ादारी को गैर ज़रूरी तौर पर रोकने के लिए हुकूमत उत्तर प्रदेश के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दीगर उलमा और दानिश्वर भी शरीक होंगे।
लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, साफ तौर पर कहा गया है कि 20 लोगों की बात हुई थी, लेकिन 5 की ही इजाजत अब दी जा रही है और इसी मामले पर अब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। हाँ मुनज़्ज़ा, देखिए हमने कल भी अपने नाज़रीन को बताया था जी, और आज फिर ये मसला जो है एक दफा फिर गरमाया है कि ये जो इजाजत का मामला है, इसमें जो अकीदतमंद हैं हुसैन के अहले बैत के, उनको ये शिकायत है कि कहीं ना कहीं हुकूमत दोहरे मेयार इख्तियार कर रही है और बहुत सी तकरीबात, बहुत सी रसूमात दूसरे मज़ाहिब की ऐसी होती हैं जिसमें 50, 100, 150 लोग शरीक होते रहे हैं। जी, तो हमारी मजालिस में, हमारे जुलूसों में भी कम से कम इतने लोगों की इजाजत मिलनी चाहिए। जी। और देखिए मुतालबा कल्ब जवाद साहब ने यही किया था पहले कि 50 लोगों की इजाजत कम से कम मिलनी चाहिए, क्योंकि लखनऊ मरकज़ अदादारी है, शहर अदादारी है, तो इसमें लोग बहुत होते हैं। लेकिन हुकूमत के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ मीटिंगें भी हुई, उलमाए किराम के साथ कई मीटिंगों का दौर चला, उसके बावजूद ये तय पाया कि 20 लोगों की इजाजत मिलेगी। लेकिन जब तहरीरी तौर पर इजाजत दी गई तो उसमें वही 5 लोगों की इजाजत दी गई, जैसा कि इससे पहले मसाजिद के लिए और दूसरे अहम मकामात के लिए, मजहबी मकामात के लिए दी जाती रही है। तो इसको लेकर ज़ाहिर है अहले तशरीह हज़रात में, बिलखुसूस मुहर्रम के आशरे में जो लोग बड़ी तादाद में शरीक होते हैं, मजालिस में, जुलूसों में, अकीदत रखते हैं अहले बैत से, बहुत नाराज हैं और वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं अपने रवैये तब्दील नहीं कर रही है और एक मखसूस तबके के लोगों के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। और देखिए एक ये भी है कि जो हमने देखा है खुद अपनी आंखों से कि हर साल सड़क के दोनों तरफ काले झंडे नजर आते हैं पुराने लखनऊ में, और कुछ घरों पे भी लोग लगाते हैं, अपनी दुकानों पर भी लगाते हैं, दूसरे मकामात पर भी लगाते हैं, लेकिन उसकी भी इजाजत तबके से नहीं दी गई है। तो इसको लेके भी लोगों में गम गुस्सा है। एक मसला और भी है मुनज़्ज़ा के सड़क के किनारे सबीलों का एहतमाम बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ सड़कों पर किया जाता रहा है पुराने लखनऊ में, तो उस बाब में भी अब उस तरह की इजाजत नहीं है। कहीं कहीं लोग खड़े नजर जरूर आते हैं सबीले लगाए हुए, लेकिन जो माहौल पहले मुहर्रम का होता था वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि ये जो तब्दीली है ये कहीं ना कहीं गम गुस्से में मुब्तला कर रही है उन अज़ादारों को, अकीदतमंदों को, जो शहीदान करबला को खराज अकीदत पेश करते हैं, मोहब्बत रखते हैं अहले बैत से। तो ये पूरा मंजरनामा है। अब देखना यही है कि 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वफाकी तौर पर तो मौलाना कल्ब जवाद और मौलाना आगा रूही रहेंगे, साथ में कई दीगर उलमा और दानिशवर भी रहेंगे। देखते हैं क्या कुछ तय पाता है और किस अंदाज से मजीद इस पूरी तहरीक को आगे बढ़ाया जाता है, या क्या कुछ हुकूमत पर दबाव बनाने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल तारिक, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की है। पुंछ के कस्बा केरनी और शाहपुर सेक्टर में खिलाफ वर्जी हुई है। हिंदुस्तानी फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आपको बता दें, अहम खबर इस वक्त, पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ के कस्बा केरनी और शाहपुर सेक्टर में यह खिलाफ वर्जी हुई है। हिंदुस्तानी फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लगातार पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, पुंछ के कस्बा केरनी और शाहपुर सेक्टर में खिलाफ वर्जी हुई है। हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान की सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बेंगलुरु में कुछ दिन पहले पेश आए तशद्दुद के वाक़ये की शफाफ तरीके से जांच का जमीयत उलमा हिंद ने मुतालबा किया है। जमीयत उलमा अरशद मदनी ग्रुप के रियासी सदर मौलाना अब्दुल रहीम रशीदी ने कहा कि पुलिस फायरिंग में हलाक हुए 4 नौजवानों के रिश्तेदारों को माली मदद फराहम की जाएगी। चारों खानदानों को 1 साल तक हर माह 5,000 रुपए की माली मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में 300 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नौजवानों की फहरिस्त मिलने के बाद जमीयत उलमा हिंद मुतासरीन को कानूनी मदद फराहम करेगी। जमीयत उलमा ने रियासी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि तशद्दुद के वाक़ये की गैर जानिबदाराना और शफाफ तरीके से तहक़ीक़ात करवाई जाए। उनको 1 साल तक 5-5 हज़ार रुपये देने का है। और फिर एक शहीद की जो बहन है उनकी शादी भी है, तो उनके लिए भी जो है 50,000 देने का हज़रत ने हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह हम
उनको उनका हक़ पहुँचाने वाले हैं अनक़रीब। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत तो पहले से भी जो है क़ानूनी इमदाद जो है बहम पहुँचाती है और बहुत सारे लोग जो है इससे फ़ायदा उठाते हैं। भाई वहाँ तो वो एक पुरअमन एहतजाज के लिए जमा हुए थे, अब वहाँ कौन बीच में आया, क्या किया, कैसे क्या हुआ, और मामला जो है अमन एहतजाज से जाकर के एक तशद्दुद इख्तियार की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो फिर इसकी जांच जब हुकूमत करेगी तब उनको मालूम होगा कि भाई ये क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, क्या वजह थी कि ये सब। अब हम लोग किसी पर इल्ज़ाम लगा दें, ये ठीक नहीं होगा। जेईई मेन और एनईईटी के इम्तहानात के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 से 6 सितंबर के दरमियान जेईई का इम्तहान होगा और 13 सितंबर को एनईईटी का इम्तहान होगा। इस इम्तहान का तारीख में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जेईई मेन और नीट की परीक्षाओं की तारीख घोषित हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ विद्यार्थी हैं, आइए बात करते हैं उनसे। 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक नीट की परीक्षाएं होंगी, आप लोग कितना तैयार हैं? हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हम सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने के लिए तैयार हैं। हम जितने प्रिकॉशंस होंगे हम लेंगे, जिस डेट पे भी एग्ज़ाम होगा हम पहुंचेंगे। जी, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। हम पूरे प्रिकॉशन के साथ पूरा ध्यान रखेंगे, बिल्कुल फुल तैयारी है। अभी डेट बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुई है ना, बस ठीक है। क्या कहना चाहेंगी मैम? हाँ जी, हमारी पूरी तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए फॉलो अप करेंगे रूल्स। अगर जो लोग अपेक्षा कर रहे थे कि तारीखें चेंज हो जाएंगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेम डेट्स हैं और मतलब ऑलरेडी सभी ने तैयारी कर रखी है। तो पूरे ध्यान से मतलब मास्क का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखें बस। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में सारे परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। नीट और जेईई के परीक्षा काफ़ी मतलब अहम परीक्षा मानी जाती हैं। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी सालों से इसकी तैयारी करते हैं। ऐसे में तारीखों की घोषणा हो गई है। जो छात्र हैं कितना तैयार है, क्योंकि माहौल है, कोरोना काल का माहौल चल रहा है। हम पूरे तरीके से तैयार हैं। जो भी है हम कोरोना वायरस के साथ डट के लड़ेंगे। जी, हम डट के लड़ेंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं। सभी के सहयोग से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। We are all set and prepared for the exams. साफ तौर पे विद्यार्थियों का कहना है कि वो तैयार हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वो परीक्षा में अपनी भागीदारी देंगे और इनका कहना है कि वो उस परीक्षा को क्लियर भी करेंगे। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। विकास दुबे के खास साथी जय वाजपेयी के खिलाफ एसआईटी और ईडी की जांच चल रही है। करोड़ों रुपए की जायदाद और पूरे विकास दुबे गैंग के वाहिद गवाह वकील सौरभ भदौरिया ईडी और एसआईटी के दस्तावेजात फराहम कर रहे हैं और खुद गवाह भी है। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी भी इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। विकास दुबे का खास गुर्गा और उसका फाइनेंसर कहे जाने वाला जय वाजपेयी फ़िलहाल जेल में है, लेकिन उसके तीनों भाई अभी तक फरार हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस की साठगांठ इस पूरे मामले में सामने आती रही है, ऐसी ही तस्वीरें अभी भी दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट और एकमात्र गवाह जिन्होंने एसआईटी और ईडी के पास अपनी गवाही दी और दस्तावेज जो है पेश किए हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से वो दस्तावेज पेश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह के दस्तावेज पेश किए, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, इनके खिलाफ एकमात्र शिकायतकर्ता मैं ही हूँ, एकमात्र गवाह मैं हूँ, बाकी कोई गवाह नहीं है। ना विकास दुबे गैंग के खिलाफ जो जांचें कराई गई वो सब मेरे ही द्वारा कराई गई, चाहे मजिस्ट्रेटी जांच हो, चाहे आलोक सिंह जी द्वारा एसीपी कन्नौज की जांच हो, सब में ये दोषी पाए गए। उसके अलावा एलआईयू ने 3 जांचें की, उसमें भी दोषी पाए गए। सीबीआई और डीजीपी के निर्देश पर आलोक सिंह जी ने खुद जांचें की, उसमें भी ये दोषी पाए गए। वो रिपोर्टें अभी बाहर नहीं आई हैं। 3 जांचें आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ ने की हैं, उनमें भी दोषी पाए गए। टोटल 9 रिपोर्टें ऐसी हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। उसकी भी जानकारी मैंने मांगी है, लेकिन मुझे फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है। उन सब में ये पूरा गिरोह एकमात्र यही है विकास दुबे का खजांची, जो उसके पैसों से तमाम जरायम के काम कर करके इसने काफ़ी प्रॉपर्टियां बना ली अपने और अपने सहयोगियों के नाम। उन सहयोगियों को नाम मेरे द्वारा लगातार ईडी और एसआईटी को दिया गया है। 17 सहयोगी
पहले मैंने रिपोर्ट में दिए और 13 सहयोगी कल दिए हैं। सर एक चीज़ और कि क्या लगता है अभी भी बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं साठगांठ चल रही है, जिससे ये दिक्कत हो रही है कि उनके भाई फरार हैं और जांच धीमी हैं? क्या लगता है अभी कहीं साठगांठ चल रही है? पूरी तरह से साठगांठ चल रही है। उनके भाई फरार नहीं हैं, यहीं घूमते पाए जाएंगे। उनके घर वाले यहीं हैं। जो कहा जा रहा है दबिश दी गई, एक दबिश दी गई है, उसके अलावा किसी दबिश का कोई वीडियो नहीं आपको मिलेगा। एक दबिश का वीडियो मिलेगा। और इनका एक भाई आज़ाद घूम रहा है, राहुल वाजपेयी है, उस पर भी मुकदमे, उसको वो भी कब्जे में लिप्त है। आयुष सोनकर, प्रिंस है, राजकुमार प्रजापति है, विकास मिश्रा, अमन तिवारी हैं, ये सब आज़ाद घूम रहे हैं। इनकी शिकायतों के बावजूद गैंगस्टर गिरोह के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। तो जिस तरह से देखिए आप ये एकमात्र गवाह हैं विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के खिलाफ, और बहुत बड़ा एक साम्राज्य बना रखा था जय वाजपेयी ने, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि कोई साठगांठ बड़े स्तर पर चल रही है, जिस वजह से जांच भी धीमी है और अपराधी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश के कडप्पा शहर में CBCID की टीम ने APCO के साबिक चेयरमैन के घर पर छापा मारा है। इसके अलावा उनके करीबियों के घर को भी सर्च किया गया है, जहां करोड़ों के जेवरात बरामद हुए हैं। गुजला श्रीनिवासलू पर इल्जाम है कि उन्होंने APCO के चेयरमैन रहते हुए पेंडलूम वयूरू कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमकर धांधली की, बुनकरों को हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी डकार ली है। इब्तदाई जांच में मालूम हुआ है कि आंध्र प्रदेश में कई फर्जी बुनकरों की सोसाइटी रजिस्टर हुई है और फिर सरकारी सब्सिडी इन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। इल्जाम ये भी है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने में भी बदनवानी की गई थी। हालिया कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले 3 दिनों के दौरान 68,000 से जायद मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69,878 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 29,75,702 हुई है। उनमें 6,97,323 एक्टिव मामले हैं, जबकि 22,22,578 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 945 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में अब तक कोरोना से 55,797 अफराद जा बहक हो चुके हैं। कोरोना के मामलों में इजाफा और रिकवरी रेट में बेहतरी के दरमियान कोरोना टेस्ट में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 10 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। मध्य प्रदेश में आशूरा के मौके पर कौमी यकजहती की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। सिंधिया घराने के जरिए 100 साल से तैयार किया जाने वाला ताजिया इमसाल भी रिवायती अंदाज में तैयार किया गया, लेकिन ये पहला मौका है जब कोरोना कहर के सबब ताजिया की बुलंदी को महदूद कर दिया गया है। इस बार 1 फुट ऊंचा ताजिया तैयार किया गया है, जबकि इससे कबल 100 सालों से 10 से 12 फुट बुलंद ताजिया तैयार किया जाता रहा है। सिंधिया घराने के ताजिए को तैयार करके गोरखी में रखा गया है। ग्वालियर शहर सईद काजी अब्दुल कादरी ने सहराबंदी करके मजहबी जोश व अक़ीदत के साथ ताज़िए को रखा और मुल्क में अमन व अमान, कोरोना के खात्मे के लिए दुआएं की गई। इराक के शहर करबला में कोरोना वायरस के सबब तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ अज़ादारी का एहतमाम किया जा रहा है। हुसैनी मवाकिब की जानिब से इस साल मुफ्त खाने पीने के साथ मास्क, दस्ताने भी तकसीम किए जा रहे हैं। इस साल ज़ायरीन की तादाद भी कम है। आपको बता दें कि जुमे को मुहर्रम की पहली तारीख थी। मुहर्रम में शहीद करबला हुसैन बिन अली की शहादत और 680 ईस्वी में पेश आने वाले वाक़े करबला की याद में मातम किया जाता है। من باقي المحافظات لقينا وضع المواكب تقدم شفوف، تقدم كمامات وخدمات صحية। नाज़रीन, इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में ये अहम खबर है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से CBI ने पूछा क्या पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई। सुशांत की लाश अस्पताल कितने बजे लाई गई। आप खुदकुशी के दावे पर कायम हैं। सुशांत के जिस्म पर कहीं भी जख्म के निशान थे। पोस्टमार्टम देर रात क्यों किया गया। परिवार को किसकी इजाजत के बाद लाश सौंपी गई। अस्पताल में लाश किस निगरानी में थी। कोविड टेस्ट का इंतजार
क्यों नहीं किया गया? तो सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से सीबीआई ने कई सवालात पूछे हैं। सीबीआई ने पूछा कि क्या पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई है। साथ ही पूछा गया सुशांत की लाश अस्पताल कितने बजे लाई गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से सीबीआई ने पूछा, आप खुदकुशी के दावे पर कायम हैं? सुशांत के जिस्म पर कहीं भी जख्म के निशान थे। साथ ही सवाल किया गया, परिवार को किसकी इजाजत के बाद लाश सौंपी गई? अस्पताल में लाश किसकी निगरानी में थी? आखिर कोविड टेस्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया? तो तेजी से सीबीआई सुशांत केस में तहकीकात कर रही है और इसी मामले को लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से सीबीआई ने कई सवाल पूछे हैं, जिनमें ये भी पूछा गया है कि क्या पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई है, क्या सुशांत की लाश अस्पताल किसकी निगरानी में रखी गई थी। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट न्यूज़